और कोरोना की पीक के दौरान ऑक्सीजन की मांग को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देकर संगीन आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। उधर से सौदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। बीजेपी मनगढ़ंत रिपोर्ट के आधार पर झूठे आरोप लगा रही है। तो बीजेपी वर्सेस मनीष सिसोदिया। जब यह रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का, मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन, और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन। क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके, सेंटर के ऊपर ब्लेम। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियल से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियल मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी, और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी ने बड़ी पहल की है। कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। बैठक कामयाब रही, दिल की दूरियां घटी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान राग गाकर कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश की। वहां जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। बैठक से पहले पाकिस्तान राग, जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। बैठक के बाद पाकिस्तान राग, पाकिस्तान ने हुर्रियत से जो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की एक फ्लवरिंग है, क्रेडिबिलिटी है, एतबार हो गए हैं लोगों ने, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज करके न गने न गोली। पिता मुफ्ती सईद का पाकिस्तान राग। मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। पुत्री महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान राग। मुफ्ती से महबूबा तक पीडीपी का ये पाकिस्तान राग अनवरत जारी है।
अलगाववाद की बात हो तो पाकिस्तान, आतंकवाद की बात हो तो पाकिस्तान, अमन का सवाल उठे तो पाकिस्तान, विकास की बात चले तो पाकिस्तान, घूम फिर कर बीजेपी की सुई पाकिस्तान पर आकर अटक जाती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। पूरा देश जानता है कश्मीर में आतंक की फसल पाकिस्तान ने बो रखी है। पूरा देश जानता है कश्मीर के आतंकियों का आका पाकिस्तान ही है। मोदी सरकार पाकिस्तान को अलग थलग करने में लगी है। सीधी शर्त है, पहले आतंकी साजिश करना बंद करे। लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेचैनी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो रही। मैं समझती हूँ कि जो हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी है, जो आपस में कन्फ्रंटेशन है, जो बंटवारा हुआ है, उसका सबसे ज्यादा खमियाजा या सबसे ज्यादा कीमत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, दोनों तरफ से, इधर भी और उधर भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ, जितनी जमीन हमारी चाइना ने ली है तो उसके साथ तो हम बात कर रहे हैं। 9th 10th राउंड हमारा बातचीत का हुआ, और जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से मर रहे हैं, उसके पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे? जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो। तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बातचीत करनी हो चाहे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान यहाँ वायलेंस करवाता है। तो कम से कम वायलेंस को बंद करने के लिए तो बातचीत शुरू हो सकती है ना। बेहद सीधी है महबूबा के इस पाकिस्तान प्रेम की वजहों को समझ पाना। याद कीजिए 2015 को जब कश्मीर में चुनाव हुए, पीडीपी सत्ता में आई, मुफ्ती मोहम्मद मुख्यमंत्री बने और सफलता का सेहरा किसके सिर बांधा? पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने हुर्रियत से जो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की एक फ्लवरिंग है, क्रेडिबिलिटी है, एतबार हो गए हैं लोगों ने, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज करके न गने न गोली, यही वोट है तकदीर की पर्ची। यानी कि पीडीपी की राजनीति के रास्ते पाकिस्तान से ही गुजरते हैं। पाकिस्तान की तारीफ करो और कश्मीर की आवाम को केंद्र की सरकार के खिलाफ खड़ा करो ताकि वोट झोलियों में गिरते रहे। इस वक्त आतंकवाद की सांसें उखड़ रही है, सीमा पर खामोशी है। मौका है पाकिस्तान पर चोट करने का, पाकिस्तान को ये बताने का कि उसकी हैसियत ही क्या है, जैसा फारूक अब्दुल्ला ने बताया। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं। मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को आईना दिखाया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को शायद ही इससे कोई फर्क पड़े। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर पर 3 घंटे की सीरियस बातचीत से पहले पीएम आवास से जो तस्वीरें आई थी वो बहुत दिलचस्प थी। 2 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री मोदी थे। बातचीत शुरू होने से पहले की ये दिलचस्प तस्वीरें और इनकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर अरसे बाद आई है, अरसे तक याद रहेगी। मोदी भी हैं, शाह भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा भी हैं, जम्मू के नेता भी हैं, कश्मीर के नेता भी हैं।
किसी को याद भी नहीं होगा कश्मीर पर ऐसी ग्रुप फोटो पिछली बार कब देखी थी। 2 साल तो सीधे सीधे निकल गए, लेकिन अब नई शुरुआत हुई है। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। आमने सामने की मुलाकात हुई, एक दूसरे के सामने पड़े, एक साथ, एक ही जगह, एक छत के नीचे सब थे। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर स्वागत किया, अभिवादन किया। गुलाम नबी आजाद खिलखिला गए। दूसरे नेताओं ने हाथ जोड़े, फारूक अब्दुल्ला ने भी हाथ जोड़े। सिर्फ महबूबा मुफ्ती के इमोशन मास्क में छिप गए और किनारे खड़े उमर अब्दुल्ला थोड़ा सीरियस दिखे। बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान थी, माहौल अच्छा बन गया। फोटो सेशन के बाद करीब 3:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। ठीक सामने प्रधानमंत्री बैठे, उनके बगल में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ राज्यपाल मनोज सिन्हा बैठे। सामने एक तरफ एक के बाद एक फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती बैठे। प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद एक दूसरे से बातचीत करने लगे। आजाद के साथ पीएम की केमिस्ट्री सब जानते हैं। महबूबा मुफ्ती यहाँ भी बहुत सीरियस दिख रही थी। 2 साल की बीती बातें उन्हें भूली नहीं होंगी, लेकिन अब बीती बातों से आगे बढ़ना है। फारूक अब्दुल्ला इसे अच्छे से समझते हैं। वो पीएम के सबसे करीब बैठे थे। वो पहले ही बोल चुके थे कि इस मीटिंग के लिए वो खुले मन से आए हैं। उन्हें अपने पीएम से, अपने वतन से बात करनी है। मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। फारूक अब्दुल्ला की इस बात ने सबका दिल जीत लिया। यही सोच कश्मीर को नया रास्ता दिखाएगी। यही सोच कश्मीर पर नई पहल को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अड़ंगा लगाने वाले तो बहुत हैं, कश्मीर को आगे बढ़ाने वाले कम हैं। आज तक ब्यूरो। आपको एक फोटो सेशन दिखा देते हैं। यह फोटो सेशन दरअसल तिहाड़ जेल जाने से पहले सुशील कुमार के साथ पुलिस वालों का था, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया गया। ना किसी ने मास्क पहना है, ना दूरी बनाई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा फोटो सेशन तिहाड़ जेल जाते वक्त सुशील कुमार के साथ पुलिस वालों ने किया है। मंडोली जेल में थे सुशील कुमार, इन पर मर्डर का मामला चल रहा है और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सुशील की जेल यात्रा के दौरान ये फोटो सेशन हुआ है। लाल टी शर्ट में ये शख्स सुशील कुमार है, उनके इर्द गिर्द पुलिस वाले हैं और सेल्फी सेशन भी चल रहा है, बाकायदा फोटो भी खिंचवाई जा रही है और ये सब कुछ हुआ है तिहाड़ जेल जाने के दौरान। और अब रुक करेंगे अपनी खास पेशकश का। किसके इशारे पर देश में चल रहा है धर्मांतरण का धंधा? किसके चंदे पर दिल्ली से यूपी तक हो रहा था धर्मांतरण? मौलाना उमर गौतम का फाइनेंसर कौन? ये तमाम सवाल इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं, क्योंकि धर्मांतरण रैकेट की तह तक जाने के लिए यूपी पुलिस की जांच अब भी जारी है। अब तक पूछताछ में जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक हवाला और विदेशी चंदा कनेक्शन अहम रूप से सामने आ रहा है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के मुताबिक उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद यूपी सरकार और एटीएस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। धर्मांतरण मामले में हवाला के जरिए पैसा आ रहा था, विदेशी खाते का ट्रांजैक्शन सामने आया है। आज तक से खास बातचीत में अवनीश अवस्थी ने बताया कि यूपी के बाहर कई राज्यों में यूपी की एटीएस की छापेमारी की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण खुलासे हुए। रैकेट तो बहुत बड़ा है और जो ये रैकेट है कई प्रदेशों में है। हमारे प्रदेश में भी लगभग 100-150 मामले तो कम से कम हैं। लगभग 450-500 का रिकॉर्ड मिल गया है। 1000 से अधिक केसेस का मामला है। धर्मांतरण तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो है लोग भी स्वीकार करते हैं। उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ। ये तमाम उम्मते मुस्लिमा का ये यूनानिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को गिरफ्तार कर धर्मांतरण के जिस रैकेट का भंडाफोड़ किया है उसका कनेक्शन दूर दूर तक फैला हुआ था। जैसे जैसे उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर से पूछताछ आगे बढ़ रही है,
चौंकाने वाली नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस रैकेट का हवाला और विदेशी फंडिंग का कनेक्शन सामने आया है। बताया जाता है कि धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। एक विदेशी बैंक के खाते में बड़ी रकम का सुराग भी यूपी एटीएस को मिला है। 2 लोग पकड़े गए हैं। इनकी पुलिस रिमांड में काफी कुछ इंटरोगेशन चल रहा है। हवाला का भी जो है एक इशू सामने आ रहा है। बाहर विदेशों से फंडिंग का इशू सामने आ रहा है। एक विदेशी बैंक के अकाउंट में काफी धनराशि आई है, उसको भी खंगाला जा रहा है। तो हर तरह के जो है इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। नए खुलासे के बाद इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी कूद पड़ा है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। केस में यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर का नाम आरोपी के तौर पर है। एफआईआर में दिल्ली के इस्लामिक दावा सेंटर के चेयरमैन का भी नाम है। ये दिल्ली के जामिया में स्थित वही इस्लामिक दावा सेंटर है जहां से धर्मांतरण के सर्टिफिकेट जारी होते थे। आरोप यह है कि यहां से 1000 से ज्यादा सर्टिफिकेट जारी हुए। उत्तर प्रदेश में डेफ सोसाइटी के बच्चों के धर्मांतरण के मामले में एटीएस की एफआईआर पर ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी, क्योंकि शिकायत ये मिली थी कि पूरे मामले में विदेशों से फंडिंग हुई है। इसीलिए ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के तार विदेशों तक फैले हैं और वहां से बड़ी मात्रा में पैसा इस काम के लिए लगाया गया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि हर साल 250 से 300 लोगों का धर्मांतरण कराया जाता था। इस खुलासे के बाद पुलिस ये पता लगा रही है कि धर्मांतरण पहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर कराया गया था या डरा धमका कर किया गया या फिर स्वेच्छा से लोगों ने धर्म खुद बदले। लेकिन जांच में पैसे का खेल सबसे अहम है। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। फेक सर्टिफिकेट्स भी होंगे, 2 बार जो है धर्मांतरण के सर्टिफिकेट्स होंगे। जैसा मैंने अभी कहा, मनी ट्रेल इंपॉर्टेंट है, तो मनी ट्रेल की जांच पड़ताल काफी कुछ की जा रही है। एटीएस पूरी गहराई से देख रहा है और केवल हमारे प्रदेश में नहीं, बाकी प्रदेशों में भी जो छापेमारी की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। इस रैकेट की एक खास मोडस ऑपरेंडी सामने आई है। इसके निशाने पर होते थे मूक बधिर बच्चे, महिलाएं और गरीब। ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कमजोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीजें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। पूरे जांच के केंद्र में है ये शख्स, धर्मांतरण केस का आरोपी नंबर 1 उमर गौतम, जिसका एक वीडियो पिछले दिन वायरल हुआ था। वीडियो में वो धर्मांतरण के लंबे चौड़े दावे करता दिखाई दे रहा है। मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तस्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। इस बीच यूपी एटीएस ने उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है। जबरन धर्मांतरण और दोनों आरोपियों से जुड़ी कोई भी जानकारी 9792103156 पर सीधे कॉल करके दी जा सकती है। इसी तरह controlroom.atsup@gov.in पर मेल करके भी ये जानकारी दी जा सकती है। धर्मांतरण के मामले में जांच कर रही यूपी एटीएस ने अब आम लोगों से भी अपील की है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट में यूपी एटीएस को जानकारी मुहैया करा सकें। इसके लिए न सिर्फ हेल्पलाइन नंबर बल्कि मेल आईडी जारी कर यूपी एटीएस ने भरोसा दिया है कि जो भी जानकारी दी जाएगी वो गुप्त रखी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट की जानकारी हासिल हो सके। यूपी एटीएस की पूरी कोशिश है कि लोग खुद सामने आएं और शिकायत रखें ताकि धर्मांतरण केस के आरोपियों को उनके किए की सजा मिल सके। लखनऊ से शिवेन श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। वहीं आज तक ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं इस बातचीत के अंश।
ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो क्या फाइंडिंग्स निकल के आई? उत्तर प्रदेश के अलावा कितने राज्यों में ये पूरा रैकेट चल रहा था, अभियान चलाया जा रहा था? देखिए, रैकेट तो बहुत बड़ा है और जो ये रैकेट है कई प्रदेशों में है। हमारे प्रदेश में भी लगभग 100-150 मामले तो कम से कम है। लगभग 450-500 का रिकॉर्ड मिल गया है। 1000 से अधिक केसेस का मामला है। धर्मांतरण तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, वो जो है लोग भी स्वीकार करते हैं। लेकिन धर्मांतरण क्या नियमों से हुआ है, लोभ लालच से तो नहीं हुआ है, ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी की जो एटीएस है, यूपी की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, यूपी का एसटीएफ है, सभी लोग जो है इसको ज्वाइंटली कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग ले रहे हैं और जहां जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनका भी सहयोग ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कहा है कि बहुत सख्ती से, बहुत तेजी से और बहुत गहराई से इसकी जांच की जाए और जहां भी संभव हो जो है वहां पर डिटेलिंग करके जो भी दोषी है उन पर बहुत सख्त कार्रवाई हो। सर, जो मनी मेकिंग एक्सरसाइज की आपने बात की, जो आईडीसी के द्वारा, इस्लामिक दावा सेंटर के द्वारा जो सर्टिफिकेट्स अभी तक 33 सर्टिफिकेट्स आए, उसमें तमाम ऐसे सर्टिफिकेट्स थे जिसमें लोगों को जानकारी नहीं हुई। किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा धर्मांतरण हमने किया ही नहीं। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स भी सामने आए हैं जो एक व्यक्ति के 2-2 बार सर्टिफिकेट्स जारी किए। क्या ये लग रहा है कि, और एक जो फाउंडेशन है, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उमर गौतम, उसकी जो संस्था है लखनऊ में चल रही थी, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि विदेश से फंडिंग हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा था फेक फर्जिफिकेशन करके? जी बिल्कुल, इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। फेक सर्टिफिकेट्स भी होंगे, 2 बार जो है धर्मांतरण के सर्टिफिकेट्स होंगे। जैसा मैंने अभी कहा, मनी ट्रेल इंपॉर्टेंट है, तो मनी ट्रेल की जांच पड़ताल काफी कुछ की जा रही है। एटीएस पूरी गहराई से देख रहा है और केवल हमारे प्रदेश में नहीं, बाकी प्रदेशों में भी जो छापेमारी की कार्रवाई अब शुरू हो गई है और उन प्रदेशों की पुलिस से भी संपर्क करके जांच पड़ताल की जा रही है कि जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ किस आधार पर कैसे हुआ है। और स्पष्ट तो यह है कि कई परिवारों को ये ही नहीं मालूम कि उनका जो है बच्चा या उनके लड़का या लड़की ने धर्मांतरण किया, तो इसको तो अभी गंभीरता से देखना पड़ेगा। अभी तो जांच पड़ताल जारी है इसमें। मूक बधिर बच्चों वहीं धर्मांतरण मामले में कुछ सबूतों ने जांच एजेंसियों को उलझा दिया है। धर्मांतरण के जो सर्टिफिकेट सामने आए हैं, एक सर्टिफिकेट में नवंबर की तारीख है, एक अन्य सर्टिफिकेट ऐसे व्यक्ति का है जिसका यह दावा है कि उसने कभी धर्मांतरण नहीं किया। अगर सर्टिफिकेट फर्जी है तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। उमर गौतम 1000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी। इस केस की जांच में जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं, नई पेचीदगियां भी सामने आ रही हैं। दिल्ली के इस्लामिक सेंटर के सर्टिफिकेट को देखिए। मन्नू यादव नाम के युवक के धर्म परिवर्तन का ये सर्टिफिकेट है, लेकिन इस पर 11 नवंबर 2021 की तारीख दर्ज है, जो अभी आए ही नहीं। सवाल उठता है कि एडवांस तारीख में सर्टिफिकेट जारी करने की क्या वजह है। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे, पहले सुनाते हैं मन्नू के परिवार का आरोप। मैं अंकित यादव, गांव बहादुर से। मन्नू यादव का बड़ा भाई। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें। वहाँ से एक लड़का था शकील खान फरीदाबाद से और वसीम अहमद नू से, उसने उनको नोएडा डेफ सोसाइटी में एडमिशन दिलाया। अब आइए आपको एक और मामला दिखाते हैं। ये मामला है देवबंद का। जिन 1000 लोगों के धर्मांतरण के दस्तावेज यूपी पुलिस को लगे हैं, उनमें देवबंद के नागल थाना क्षेत्र के गांव शीतला खेड़ा के एक युवक प्रवीण कुमार का नाम भी शामिल है। लेकिन उस युवक ने जो कहानी बताई वो हैरान करने वाला था। युवक के मुताबिक उसने कभी धर्म बदला ही नहीं। इस युवक ने नमो गाथा मोदी एक विचार के नाम से एक किताब लिखी है। युवक के मुताबिक सर्टिफिकेट के लिए तस्वीर शायद उसकी किताब से उठाई गई हो। धर्मांतरण के लिए भरे गए फॉर्म में प्रवीण कुमार का नाम बदलकर अब्दुल समद उमर लिखा गया है। फॉर्म पर मुफ्ती जहांगीर आलम द्वारा धर्मांतरण कराना दर्शाया गया है। इस सिलसिले में यूपी एटीएस प्रवीण से पूछताछ कर चुकी है।
इसी चीज़ को लेके बहुत टेंशन में, मैं भी, परिवार भी पूरा टेंशन में है और बार बार एक तरह से मेंटली टॉर्चर मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका और मैं चाहता हूं कि इसका पदक्षेप हो, जल्द से जल्द जांच हो इसकी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसको लेके। आपके खिलाफ कोई साजिश हुई है? मैं तो अब ये भी नहीं मैं कह सकता, मेरी बुक पब्लिश है वो अभी थी तो उसमें हो सकता है, ये भी सब कुछ हो सकता है। अग्रिम तारीख में धर्मांतरण का सर्टिफिकेट, धर्मांतरण का फर्जी सर्टिफिकेट, आखिर इसके पीछे का राज क्या हो सकता है? कहीं ये विदेशी चंदा उगाने का चक्कर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मांतरण के लिए पैसा देने वाली विदेशी संस्थाओं को फर्जी सर्टिफिकेट भेजकर उमर गौतम पैसा बना रहा हो? यूपी एटीएस के लिए ये भी जांच का मुद्दा है। सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं, उसका संकलन करके हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और जहां तक तरह तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं उसके बारे में अभी स्पष्ट कुछ कहा जाना विवेचना की इंटरेस्ट में उचित नहीं है और हमारी हम सारी एजेंसियों के भी संपर्क में हैं। आज तक को खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों की नजर यहाँ के एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं पर है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के जरिए 60 से ज्यादा दावा सेंटर देश में मौजूद हैं, जो धर्म परिवर्तन के काम में लगे हैं। सेंटर पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूदा कई एनजीओ से धर्म परिवर्तन की आड़ में फंडिंग की बड़ी जानकारी है। भारत में एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड कई एनजीओ में पैसा आने की जानकारी भी मिली है। आज तक को सूत्रों से खबर मिली है कि गृह मंत्रालय एफसीआरए में रजिस्टर्ड इन एनजीओ पर कार्रवाई जल्द कर सकता है। देवबंद से पिंटू शर्मा और लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण मामले में हवाला कनेक्शन सामने आ रहा है। 1.5 करोड़ फंड ट्रांसफर होने की बात सामने आ रही। यूपी धर्मांतरण का ये बड़ा खुलासा, जिसमें संस्था के खाते में 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए विदेशी फंड से। अज्ञात विदेशी स्रोत से उमर संस्था को 1.5 करोड़ रुपए आए।